Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. So we are starting with October November 2024 पेपर वन वेरिएंट वन। ठीक है, हम लोग शुरू कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2024 से पेपर वन वेरिएंट वन से। पहले एमसीक्यू की तरफ हम जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एमसीक्यू। ओके, विच स्टेटमेंट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? विच स्टेटमेंट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? तो किसी बच्चे को अगर ये पता है कि दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नॉर्मेटिव, तो वो जरा बताए भाई। पता है आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? देखो याद रखना, पॉजिटिव स्टेटमेंट फैक्ट होता है और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ओपिनियन होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सी है। वैसे तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव को चेक करने का और भी तरीके होते हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बता दिया, फैक्ट ओपिनियन। लेकिन मैं आपको आज एक व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के भेज रहा हूँ कि पॉजिटिव स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं और नॉर्मेटिव को भी, ठीक है ना। अच्छा, अब आप मुझे बताओ इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो ओपिनियन है। पहले हम लोग फैक्ट तलाश करते हैं, तो जो बच जाएगी वो ओपिनियन होगी। तो पहला देखते हैं, द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन मलेशिया इंक्रीज फ्रॉम 2.8% इन मई 2022 टू 3.4%। तो बेटा ये तो फैक्ट है, ये तो हकीकत है ना कि भाई मलेशिया में इन्फ्लेशन रेट 2.8 था, 3.4 हो गया। तो ये नॉर्मेटिव नहीं है। नॉर्मेटिव क्या होता है? ओपिनियन। और देखते हैं, बी में चेक करते हैं। The annual rate of inflation was 3.4% in Malaysia, lower than 7.7% annual rate inflation of Thailand। ये भी फैक्ट है, बोल रहा है कि भाई मलेशिया में थाईलैंड के मुकाबले में इन्फ्लेशन रेट कम था। ठीक है। द मलेशियन सेंट्रल बैंक रेज इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 2% टू 2.25%। ये भी फैक्ट है भाई, इसने कर दिया। ये मशवरा थोड़ी मांग रहा है, इसने तो कर दिया। अब अगला चेक करते हैं। The rise in interest rate in Malaysia in July 2022 is expected to only have a small impact on the rate of inflation। Expected का मतलब है कि ये अपनी राय दे रहा है कि जो इसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है वो एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होगा। तो ये ओपिनियन है, ठीक है। तो वन इज डी। ओके, वन इज डी। सेकेंड इज वेरी वेरी इजी। सेकेंड वाला आप मुझे बताएंगे, सेकेंड बहुत आसान है। A firm operating in country S moved its existing capital equipment to a large factory in country T। कंट्री एस से एक फर्म ने अपने कैपिटल इक्विपमेंट को, अपनी मशीनरी को कंट्री टी में शिफ्ट मारा। इट ऑल्सो इंस्टॉल्ड मोर ऑफ द सेम इक्विपमेंट एंड इंक्रीज द साइज ऑफ इट्स वर्कफोर्स। इसने और इक्विपमेंट भी इंस्टॉल कर दिया और अपनी वर्कफोर्स की साइज को भी बढ़ा दिया। फ्रॉम द एविडेंस प्रोवाइडेड व्हाट मस्ट बी ट्रू? देखो, जब भी ट्रू फॉल्स वाला सवाल आए ना तो पहले आप फॉल्स ढूंढ लिया करो, तो ट्रू ढूंढने में आपको आसानी होगा। पहले आप गलत आंसर ढूंढो। द फर्म्स सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू द लेफ्ट, ये गलत बात है, पूछो क्यों? इससे तो सप्लाई बढ़ती बढ़ती ना भाई, नई मशीनरी वगैरह लेके आया है तो ये तो गलत हो गया। दी फर्म्स डिवीजन ऑफ लेबर हैज इंक्रीज। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि लेबर को टास्क तोड़ तोड़ के दिए जाते हैं जिसमें वो स्पेशलाइज होता है। तो इधर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये तो कह रहा है कि भाई इसने नया इक्विपमेंट इंस्टॉल करा है और अपनी वर्कफोर्स की साइज को बढ़ा दिया है। इसने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ये वर्कर्स के दरमियान काम को डिवाइड करा है, तो सी भी नहीं हो सकता। अब आंसर बच गया है कि भाई फर्म है ना लॉन्ग रन में ऑपरेट करना चाह रही है, इसका आंसर सी है, ठीक है। इसका आंसर ए है, सॉरी, इसका आंसर ए है, बी भी नहीं हो सकता। द फर्म इज ऑपरेटिंग इन दी वेरी लॉन्ग रन। वेरी लॉन्ग रन के अंदर नहीं है, लॉन्ग रन के अंदर ऑपरेट कर रही है। इसने अपनी फैक्ट्री को चेंज मारा है और कुछ और इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दिया और अपनी वर्कफोर्स बढ़ा दी है, ठीक है। डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब आप नई मशीनरी इंस्टॉल करोगे और तो इससे आपकी सप्लाई बढ़ेगी ना, आप कैपिटल इंटेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। तो सप्लाई कम नहीं होती, इसलिए डी इज नॉट द राइट ऑप्शन। ओके, तो टू इज ए। ओके, थ्री थ्री इज अगेन वेरी इजी। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? थ्री इज वेरी इजी, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स Addictive drugs are regarded as demerit good because users are unaware of the full damage they do। ये तो सही है गलत है? ये तो सही है भाई। डीप सिगरेट, अल्कोहल, ये सारे कौन से गुड्स होते हैं? डीमेरिट। तो ये तो सही है, हमें वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो गलत है। एयर इज रिगार्डेड एज फ्री गुड बिकॉज इट हैज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी सही है भाई, एयर एक फ्री गुड है भाई। तुम नहीं कंज्यूम करोगे तो घंटा कोई फर्क पड़ना है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। National defense is regarded as public good because one citizen consuming it reduces the amount of it available to others। ऐसा नहीं होता बेटा। पब्लिक गुड, पब्लिक गुड वो गुड होता है जो नॉन राइवल होता है,
नॉन एक्सक्लूडेबल होता है और नॉन रिजेक्टेबल होता है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई नेशनल डिफेंस पब्लिक गुड रिगार्ड करा जा रहा है। और ये क्या कह रहा है कि अगर एक सिटीजन डिफेंस को, आर्मी को इस्तेमाल करेगा तो दूसरे के लिए कम होगी, ऐसा होता है? नहीं होता। तो सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सी इज द रॉन्ग आंसर। उसकी वजह आपको मैंने बता भी दी कि भाई पब्लिक गुड के 3 फीचर्स के थ्रू हमने ये पता करा। विजिट टू आर डॉक्टर एज रिगार्डेड एज प्राइवेट गुड बिकॉज दे आर राइवल ना भाई। ऐसा ही है भाई, अगर मैं डॉक्टर के पास विजिट कर रहा हूं तो दूसरे को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, दूसरे को मैं राइवल भी कर सकता हूँ, दूसरे की कंजम्पशन कम हो सकती है भाई। मैं डॉक्टर के पास एक की जगह 2 घंटे बैठ के आ गया तो दूसरे के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी। फोर, फोर इतना आसान है, फोर इतना आसान है कि फोर आप 1 सेकंड में करने चाहिए। देखो याद रखना आप, मैं आज आपको बता देता हूँ। द डायग्राम शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, विच डायग्राम शोज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आंसर ए है। मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए भी बताया था कि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर स्ट्रेट लाइन होती है बेटा, 3 पीपीसी होते हैं। इधर देख लो भाई, ये होता है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये किसका होता था? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये वाला किसका होता था? डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कोई पीपीसी है? ये कौन सा कर्व है? डिमांड सप्लाई। कौन सा कर्व है ये वाला? सप्लाई कर्व है। तो डी वाला तो है ही गलत। आंसर ए है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जो नॉर्मल पीपीसी का शेप है जिसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव, वो होता है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये जो कॉन्वेक्स होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फर्स्ट फोर्थ का आंसर ये है, ठीक है। फिफ्थ वाला करके दे भाई, चलें। फार्मर्स यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड lacks access to finance and often employ family members on a part time basis। फार्मर ने ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करे हैं और उनके पास इतना फाइनेंस नहीं है, और फिर वो अपने घर वालों को पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर काम पे एम्प्लॉय करते हैं। इफ वर्किंग प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर कुड बी इम्प्रूव्ड, हाउ वुड दिस बी लाइकली टू बी शोन ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यार एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस इंक्रीज हो रही है ना, तो अगर पहले हम लोग एस पे थे तो अब हम लोग किधर जाएंगे, टी या आर? टी। आर पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम आर पे जा रहे हैं ना, इसका मतलब है हम कौन से गुड की तरफ जा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग। और हमें जाना किसकी तरफ चाहिए? एग्रीकल्चर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के लिए इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ना। तो अगर हम एस से टी पे जाते हैं तो देखो आप, एग्रीकल्चर का आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बाय मूवमेंट फ्रॉम एस टू टी, ठीक है। बाय मूवमेंट फ्रॉम एस टू टी। इज इट क्लियर? Okay, 5. We are done with 5 MCQs. Going on towards 6. Okay, 6 is a good MCQ. 6 is a good MCQ. Now listen to me very carefully. In a particular year, 12,000 units of goods are sold at $1 per unit. ठीक है? In a later year, next year बोल रहा है, 14,000 units are sold at 1.20 per unit. 12,000 यूनिट सेल हो रहे हैं एक की प्राइस पे, 14,000 यूनिट सेल हो रहे हैं 1.20 की प्राइस पे। तो यार मुझे ये दिख रहा है कि प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। लॉ ऑफ सप्लाई की इसने बात करी है। इफ कंज्यूमर्स टेस्ट हैव रिमेन्ड कांस्टेंट, व्हाट कुड अकाउंट फॉर द चेंज बिटवीन द 2 years। आओ देखते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय प्रोड्यूसर। यार अगर रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो रही है, इससे हो सकता है? हाँ ना? नहीं। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड। अच्छा इससे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, इससे जो है ना, इससे आपकी सप्लाई बढ़ेगी, इससे आपकी क्या बढ़ेगी? सप्लाई बढ़ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सब्सटीट्यूट की मिसाल है, एक्स की प्राइस बढ़ती है तो एक्स की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी और लोग किस पे शिफ्ट मारेंगे? इसके सब्सटीट्यूट पर। और इसका सब्सटीट्यूट क्या होगा? वाई। तो वाई की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, यही आंसर है भाई। आओ चेक करते हैं बाकी भी। एन इंक्रीज इन रेट ऑफ टैक्स इम्पोज बाय प्रोड्यूसर, इससे आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। सही है। द फॉर्मेशन ऑफ अ मोनोपली इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड। बेटा मोनोपली आपको याद है, मैंने आपको बताया था मोनोपली क्या करती है। मोनोपली अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को कम करती है ताकि वो शॉर्टेज क्रिएट करे और ज्यादा प्राइस चार्ज करे। तो ना आंसर ए हो सकता है, ना आंसर सी हो सकता है, ना आंसर डी हो सकता है। आंसर इज बी। ठीक है, दिस वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर इसको तरीके से पढ़े तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, 6 का आंसर इज बी। 7 बहुत आसान है। 7 वैसे तो मेरे बच्चे को डायरेक्ट आना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको चेक करा देता हूँ। देखो क्या कह रहा है 7। What is most likely to cause an increase in consumer surplus in the market for a normal good?
What is most likely to cause an increase in consumer surplus in the market for a normal good? क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज एन इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट फॉर अ नॉर्मल गुड। पहले मुझे एक बात बताओ, कंज्यूमर सरप्लस दो चीजों का डिफरेंस होता है, किसका? विलिंगनेस का, और किसका होता है भाई बताओ? विलिंगनेस का और एक्चुअल प्राइस का। तो अगर मुझे कंज्यूमर सरप्लस को बढ़ाना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो विलिंगनेस बढ़ जाए या तो एक्चुअल प्राइस कम हो जाए। ऐसा ही है भाई। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इससे क्या बढ़ जाएगी? विलिंगनेस बढ़ जाएगी। ये आंसर हो सकता है। सही है, ये आंसर हो सकता है। आओ चेक करते हैं। एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही है भाई। अगर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स बढ़ जाएं, अगर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स बढ़ भी जाएं तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर सब्सटीट्यूट ज्यादा है, डिमांड कौन सी होती है भाई? इलास्टिक होती है। ऐसा ही है भाई। इसने ये थोड़ी बोला है कि प्राइस बढ़ा रहे गिरा रहे हैं, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट बढ़ रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इसका भी कोई लेना देना नहीं है बेटा। ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है या फिर कम होती है। और सवाल में आपने गौर नहीं करा है, सवाल कह रहा है नॉर्मल गुड की बात कर रहा है। सवाल कौन से गुड की बात कर रहा है? नॉर्मल गुड की। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने बाद में हाईलाइट करी। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड, बेटा प्राइस का लेना देना किससे होता है? क्वांटिटी डिमांड से होता है, और उससे डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, ठीक है ना? अच्छा, अब आप मुझे बताओ आपका कंज्यूमर सरप्लस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी विलिंगनेस बढ़ जाएगी। अगर आप बोलते हो तो डायग्राम बना के आपको दिखा दूं। देखो इधर, ये आपका डिमांड कर्व हो गया, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया, ये इक्विलिब्रियम, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये डिमांड सप्लाई। सर नॉर्मल गुड है। कौन सा गुड है भाई? नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड में अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी भाई, बोला तो करो। अगर नॉर्मल गुड है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ भाई? तो अब मुझे एक बात बताओ, आपका पुराना कंज्यूमर सरप्लस था ये वाला ट्राइंगल, सही है? अब आपका नया कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? ओल्ड प्लस न्यू ट्राइंगल। तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया ना भाई। तो वो क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारी क्या बढ़ गई है? इनकम बढ़ गई है। ठीक है भाई, 7 का ए है। 8 वाला बहुत अच्छा एमसीक्यू है। 8 वाले के लिए मैं आपको 3 मिनट्स दूंगा सॉल्व करने के लिए, पूरा पढ़ देता हूँ। 8 वाला गलत हुआ, एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ है बच्चों का। द टेबल शोज लीज एंड यिम्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर रेस्टोरेंट मील्स एंड टिकट्स। पहले मुझे एक बात बता दे, रेस्टोरेंट मील और टिकट, याद है ऐसी कोई चीज बताई थी? सिनेमा टिकट और पॉपकॉर्न, कौन सा गुड था? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कौन सा गुड है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। पहली बात अपन ने आइडेंटिफाई कर ली कि यार ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। अच्छा, किसी को अगर याद है तो सिर्फ इतना बता दे, जब भी एक्सीडी पॉजिटिव है वो कौन सा गुड होता है? सब्स्टिट्यूट। और जब भी एक्सीडी नेगेटिव है कौन सा गुड होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो आप इधर देखो, ये ली और ये यिम, इसकी वाई डी लिखी हुई है, और सारी किस एक्सीडी लिखी हुई है, सारी किस में? माइनस में, प्लस में? माइनस में। मतलब ये कौन सा गुड है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एक और सबूत भी दे दिया आपको। एक तो हमने देख के अंदाजा लगाया एग्जाम्पल को, दूसरा मैंने आपको सबूत भी दिया कि एक्सीडी की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये कौन सा गुड है? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ठीक है? देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ रेस्टोरेंट मील्स एंड अ फॉल इन प्राइस ऑफ सिनेमा टिकट्स। ये कह रहे हैं रेस्टोरेंट मील की प्राइस बढ़ रही है, सिनेमा टिकट की प्राइस कम हो रही है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड आफ्टर दीज प्राइस चेंजेस? अच्छा, पहले तो जिस बच्चे को मेरी एग्जांपल याद है उसके दिमाग में फौरन से ये आएगा कि जब लोग सिनेमा में 4 घंटे मूवी देखेंगे ना, तो सिनेमा की प्राइस कम होगी, सिनेमा की डिमांड बढ़ेगी, और साथ साथ रेस्टोरेंट मील्स की भी डिमांड बढ़ जाएगी ना। भूख तो लगेगी ना। इसने पॉपकॉर्न की जगह बस रेस्टोरेंट मील दे दिया है। तो अब चेक करते हैं। रेस्टोरेंट ओनर्स विल रिसीव मोर इनकम, यस, लेकिन बाकी भी तो चेक करो। ली विल स्पेंड मोर मनी ऑन बोथ सिनेमा टिकट एंड रेस्टोरेंट मील्स। जिम विल स्पेंड मोर मनी ऑन बोथ सिनेमा टिकट एंड रेस्टोरेंट मील, ये भी हो सकता है। सिनेमा ओनर्स विल रिसीव लेस इनकम, ये बात तो गलत है। डी तो गलत है। ये तो बात मानते हो ना भाई? अब आंसर बच गया ए, बी और सी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे क्लोज सब्स्टिट्यूट होता था और वीक, तो मैंने आपको बताया था क्लोज में डिमांड इलास्टिक होती है। आंसर होगा किसके कब ग्रेटर देन 1, अगर सब्स्टिट्यूट था तो। और अगर वीक सब्स्टिट्यूट है तो आंसर होगा लेस देन 1। यही बताया भाई आपको। अब इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट है भाई, ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है, वीक, स्ट्रॉन्ग है वीक है वो वैल्यू देख के पता चल जाएगा। अच्छा, अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है?
स्ट्रॉन्ग। और अगर वैल्यू 1 से कम है तो कौन सा है? वीक है। तो आपने बोला सर ली के लिए जो रेस्टोरेंट मील्स है ना, ली के लिए जो रेस्टोरेंट मील्स है वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है भाई। और ये क्या है? ये है वीक कॉम्प्लीमेंट। ऐसा ही है भाई। ठीक है भाई, सही कह रहा हूं। और यिम के लिए रेस्टोरेंट मील्स क्या है? वीक कॉम्प्लीमेंट है। और ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है। यही है भाई टेबल। यही है टेबल भाई। ये ली और यिम का दिया हुआ है। ऐसा ही है भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। अब जिस बच्चे ने इस तरीके से आइडेंटिफाई करा ना, तो आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। वैसे मैं आपको बताऊं, अक्लमंद बच्चा क्या करता? अक्लमंद बच्चा फौरन से फॉर्मूला लगा लेता। अक्लमंद बच्चा क्या करता? फौरन से फॉर्मूला लगा लेता। अक्लमंद बच्चा फौरन से फॉर्मूला लगाता। इधर आ जाओ, अब हम लोग चेक कर लेते हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, इधर आ जाओ, मुझे बताओ एक्सीडी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही फॉर्मूला है भाई। अब बताओ किसकी प्राइस में चेंज आ रहा है? पढ़ो भाई, किसकी प्राइस में चेंज है? रेस्टोरेंट। किसकी प्राइस में चेंज है? सिनेमा और रेस्टोरेंट दोनों की। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अच्छा, पहले किसी ने एक बात बताई ही नहीं कि ये सवाल एक्सीडी का है ही नहीं। ये सवाल किसका है? पीईडी का। मैं कब से ढूंढ रहा था कि अभी तुम लोग बोलोगे, अभी तुम लोग बोलोगे। देखो भाई, पेपर में ना पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ते ना तो आपका एमसीक्यू गलत होता है। देखो, ये बच्चों ने एमसीक्यू गलत क्यों करा था? क्योंकि जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया ना जल्दबाजी में, वैसे ही बच्चों ने इसको एक्सीडी का एमसीक्यू समझा था। तो ये नहीं समझना कि मुझे पता नहीं था। वह पेपर पहले से सॉल्व करा हुआ है, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है पेपर बच्चों को। तो ये बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे जो है ना उसको एक्सीडी समझते हैं। ये है पीईडी का। अब आप सिर्फ चेक करके बता लो कि इसने पीईडी बताया हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताई हुई है रेस्टोरेंट और मील्स की और सिनेमा टिकट्स के लिए। तो अब मुझे सीधा सीधा बता दो, ली के लिए रेस्टोरेंट मील्स की डिमांड क्या है? इलास्टिक है। माइनस को तो इग्नोर करना होता है, ठीक है। जिम के लिए क्या है? इन इलास्टिक है, ठीक है। सिनेमा टिकट की डिमांड ली के लिए क्या है? ली के लिए इन इलास्टिक लेस देन 1 है, माइनस को इग्नोर करना है। और जिम के लिए क्या है? इलास्टिक है। अब तुम चेक कर लो, अब तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अब एक बात क्लियर कर दूं, आंसर ए भी नहीं है, अब आंसर बी है सी में से। अब ढूंढ दो। अब तुम्हें पूरा एमसीक्यू मैंने समझा दिया है। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, लेकिन ये पीईडी की वैल्यू दी हुई है, ये पीईडी की वैल्यू दी हुई है। बताओ भाई आंसर क्या है? एक बच्चा कह रहा है आंसर सी है। सी है, क्यों है भाई? बोलो भाई बोलो, सी है। मान लिया सी है, चलो क्यों है ये तो बता दो। सी। अब सुनो इधर, ली विल स्पेंड मोर मनी ऑन बोथ सिनेमा टिकट एंड रेस्टोरेंट मील। बेटा ये ली है, और ली के बारे में कहा जा रहा है कि ली रेस्टोरेंट और सिनेमा दोनों पे ज्यादा पैसे खर्च करेगा। ली सिनेमा टिकट पे ज्यादा पैसे खर्च करेगा क्योंकि सिनेमा टिकट की डिमांड ली के लिए क्या है? इनइलास्टिक है। और रेस्टोरेंट मील पे वो नहीं खर्च करेगा। तो आंसर बी इज रॉन्ग। जिम विल स्पेंड मोर मनी ऑन बोथ सिनेमा टिकट एंड रेस्टोरेंट मील्स। बेटा वो रेस्टोरेंट मील्स के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करेगा क्योंकि रेस्टोरेंट मील्स की डिमांड इनइलास्टिक है, और सिनेमा टिकट की डिमांड इलास्टिक है। सिनेमा वाला प्राइस को कम कर रहा होगा, तो वो सिनेमा की मूवी देखने के लिए जा रहा होगा। जब वो मूवी देखने के लिए जाएगा तो उसने खुद बोल दिया कि रेस्टोरेंट मील की डिमांड उसके लिए इनइलास्टिक है। इसलिए आपका आंसर सी बनता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलें आगे चलें भाई। 8 का सी क्यों है? क्लियर है भाई सबको? बोलो भाई, क्लियर है? आगे चलें भाई। ओके। अब हम लोग चलते हैं 9 की तरफ। 9 बहुत आसान है, बस थोड़ी सी वर्डिंग मुश्किल कर दी है। वॉट इज नॉट हेल्थ कॉन्स्टेंट व्हेन एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम सप्लाई कर्व टू गिव द शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई कर्व। ये बोल रहा है जब मार्केट सप्लाई कर्व बना रहे होते हैं तो कौन सी चीज को कांस्टेंट नहीं रखते। मुझे एक बात बता, मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? मार्केट सप्लाई इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट नहीं होती? प्राइस कांस्टेंट नहीं होती ना भाई। जब हम लोग मार्केट सप्लाई कर्व बना रहे होते हैं तो एक प्राइस कंसिडर करी जाती है ना। तो एक प्राइस कैसे आती है? सारी प्राइस को ऐड करके ना भाई, मिलाकर। तो इसलिए आपकी प्राइस कांस्टेंट नहीं होती है, इसलिए आंसर बी है। इसमें कुछ डिस्कस करने का था ही नहीं।
इसमें तो कुछ डिस्कस करने का था ही नहीं। ये सवाल कह रहा था कि जब आप मार्केट सप्लाई बना रहे होते हैं, मार्केट सप्लाई कर बनाते हैं, तो आप कौन सी चीज को कांस्टेंट नहीं रखते। जैसे मैंने आपको नोट्स में एग्जांपल भी दी हुई है। ये सप्लाई है, ये सप्लाई है एमिरेट्स की, और $10 की प्राइस पे एमिरेट्स फ्लाई कर रहा है 300 फ्लाइट्स। ये सप्लाई है कतर एयरवेज की, ठीक है। और कतर एयरवेज जो है वो $10 की प्राइस के ऊपर 400 फ्लाइट्स रन कर रहा है। तो मुझे बताओ टोटल सप्लाई कितनी हो गई? 700। कितनी, कौन सी प्राइस के ऊपर? $10 की प्राइस पे। तो प्राइस को कांस्टेंट करा नहीं करा? प्राइस को कांस्टेंट नहीं करा, क्योंकि हम सारे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को ऐड करेंगे, सही है। ये तो हमने एक एग्जांपल लेके आपको बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, 10, ये तो बहुत आसान है, 1 सेकेंड MCQ है। विच इलास्टिसिटी वुड अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स अफेक्ट? बेटा, वर्कर की शॉर्टेज हो रही है। क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं हो सकता, क्योंकि XCD रिलेशनशिप बताता है प्राइस एक गुड के और दूसरे गुड की क्वांटिटी के दरमियान। सर YD नहीं हो सकता, क्योंकि YD इनकम और क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। सर PED नहीं हो सकता, क्योंकि PED प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान रिलेशन बताता है। सर PES होगा, क्योंकि जब वर्कर की शॉर्टेज हो जाएगी तो उससे सप्लाई के ऊपर इफेक्ट आएगा ना, क्वांटिटी सप्लाई पे। तो बिल्कुल 10 का आंसर क्या है? 10 का आंसर डी है, ठीक है। चलो 11। 11 अगेन बहुत आसान है। 11, D1 shows an individual's demand curve for public transport. What would cause demand curve to shift to D2 to D1? क्या बोल रहा है ये? What would cause demand curve to shift to D1 to D2? डिमांड कर्व पहले D1 था, ये इसने बोला हुआ है ऊपर, और अब इसकी डिमांड D2 पे शिफ्ट मारी है। कम हुई है, बढ़ी है? कम हो गई है, ठीक है। डिमांड कम हो गई है, तो अब ढूंढो भाई। डिमांड कम हो रही है, अच्छा एक बात देख लेना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्राइस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वांटिटी है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम हो रही है। तो हमें रीजन ढूंढना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड के कम होने का। तो भाई पहला पढ़ता हूं। द कॉस्ट ऑफ रनिंग द इंडिविजुअल कार राइजेस। अगर गाड़ी की प्राइस, गाड़ी को चलाने की कॉस्ट बढ़ती है, तो गाड़ी की डिमांड कम होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ए तो गलत हो गया, क्योंकि हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम हो रही हो। तो इससे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये तो गलत हो गया। द इंडिविजुअल इज बैंड फ्रॉम ड्राइविंग। जब ड्राइविंग बैन कर दिया जाएगा तो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड क्या हो जाएगी दोस्त? बढ़ जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। द प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट राइजेस, सही है। बेटा प्राइस का लेना देना किसके साथ है? प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, डिमांड नहीं कम होती, तो ये सी भी नहीं हो सकता। अब आंसर क्या बच गया? दी क्वालिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिक्लाइन। बेटा अगर क्वालिटी बेकार होगी तो फिर लोग बस में घूमना प्रेफर नहीं करेंगे, तो बस की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या है भाई? डी है, ठीक है। 12। 12 बहुत इजी है, 1 सेकेंड में होना चाहिए। विच गवर्नमेंट एक्शन वुड बी आइडेंटिफाइड एज डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? कौन सा गवर्नमेंट का एक्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोविजन है गुड्स एंड सर्विसेज का? कौन सा गवर्नमेंट का एक्शन डायरेक्ट प्रोविजन है गुड्स एंड सर्विसेज का? बताओ भाई, कौन सा गवर्नमेंट एक्शन है डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? बताओ। इंक्रीजिंग रोड मेंटेनेंस बिकॉज ऑफ पुअर वेदर कंडीशन, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट का ये डायरेक्ट प्रोविजन है, यही आंसर है। बाकी पढ़ लेते हैं। मेकिंग पेमेंट्स टू लो इनकम फैमिलीज विद एल्डरी डिपेंडेंट्स, ये डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है। डायरेक्ट प्रोविजन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट खुद कर रही हो। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट कर रही है। क्या कर रही है भाई? गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट कर रही है। तो ये डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट खुद से बना रही है भाई। अच्छा, इंक्रीजिंग सब्सिडाइजिंग फर्म्स इन ऑर्डर टू एनकरेज देम टू इंक्रीज देयर आउटपुट, ये भी डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है भाई। हाँ, ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, ठीक है। प्रोविजन का मतलब होता है कोई गवर्नमेंट काम कर रही है। तो गवर्नमेंट काम क्या कर रही है? रोड बना रही है भाई, वेदर की वजह से, तो इसलिए आंसर ये है। टैक्सिंग फर्म्स बिकॉज दे हैव बीन एमिटिंग डैमेजिंग फ्यूम्स, मतलब वो एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स मार रही है। तो ये भी नहीं हो सकता भाई, ये भी नहीं हो सकता। ये भी गवर्नमेंट की क्या है? पॉलिसी है। और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि गवर्नमेंट ऐसी कौन सा एक्शन है जो गवर्नमेंट कर रही है। ये एक्शन नहीं है, ये क्या है? दोनों, ये तीनों क्या है? तीनों आखिरी तीनों ये पॉलिसीज है भाई। ये बी वाली पॉलिसीज है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम इनइक्वालिटी के रिलेटेड, ऐसा ही है भाई।
सी वाली जो है वो किसकी पॉलिसी है? मेरिट गुड्स की। डी वाली पॉलिसी कौन से गुड्स की है? डीमेरिट। ये तीनों तो पॉलिसीज हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला प्रोविजन है, ठीक है, इसलिए 12 का आंसर ये है। चले 13 बहुत इजी है, इंतहाई इजी एमसीक्यू है। A specific tax is imposed on a product with price elasticity of supply with for the elasticity of supply is zero। मुझे एक बात बताओ, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। ये आपका डिमांड हो गया, ये हो गया आपका सप्लाई। सर मैंने सप्लाई का वर्टिकल क्यों बनाया? क्योंकि पीईएस क्या है? जीरो है, ऐसा ही है भाई। अच्छा, ये मेरा इक्विलिब्रियम हो गया, इधर गौर से देखो भाई, ये आ गई मेरी प्राइस और ये आ गई मेरी क्वांटिटी, ठीक हो गया। अब बताओ, अब गवर्नमेंट ने क्या लगाया है? गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। अब गवर्नमेंट ने क्या लगाया है भाई? गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, ऐसा ही है भाई। गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया है? टैक्स लगा दिया है। तो बताओ भाई, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो इससे क्या होगा? किसके ऊपर बर्डन होगा? बताओ, देख के बताओ भाई, सोच के करो। बेटा, आप ये पढ़ लो कि सप्लाई परफेक्टली क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक है। सप्लाई क्या है भाई दोस्त? दोस्त सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है हमजा। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में नो रिसोर्सेज होती हैं। आप प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो जितना भी टैक्स का बर्डन होगा वो कौन बेयर करेगा? अकेला सप्लायर बेयर करेगा ना। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उसका सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर गिरेगा? सप्लायर के ऊपर गिरेगा। किसके ऊपर गिरेगा? सप्लायर के ऊपर। मेनली नहीं, सारा का सारा। देखो, ये इसने वर्ड्स में गेम करा हुआ है, इसने वर्ड्स में गेम करा हुआ है। आपको लगेगा ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। इसने बोला है विल मेनली फॉल ऑन सप्लायर। मेनली का मतलब है सप्लायर पे ज्यादा होगा, कंज्यूमर पे कम होगा। ये आंसर नहीं है भाई, आंसर है कि सारा का सारा सप्लायर का है, इसलिए आंसर बी है, ठीक है। ठीक है दोस्त, अगर आप बोलते हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि जब आपकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो मैंने आपको कराया हुआ भी है कि सारा का सारा बर्डन प्रोड्यूसर का होता है। जब आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है तो सारा का सारा बर्डन किसका होता है? कंज्यूमर का होता है, ठीक है। ओके, 14। 14 वाला बताओ भाई। A government wishes to intervene in a free market to allocate healthcare at the socially optimum level। बेटा, सोशली ऑप्टिमम लेवल का मतलब आज समझ लो। सोशली ऑप्टिमम लेवल वो लेवल होता है जिसमें सोसाइटी के मुताबिक एलोकेशन हो। किसके मुताबिक एलोकेशन हो? सोसाइटी के मुताबिक। तो एक गवर्नमेंट फ्री मार्केट, फ्री मार्केट मतलब जो डिमांड सप्लाई के हिसाब से चल रही है उसमें इंटरवीन करना चाह रही है और एलोकेट करना चाह रही है हेल्थ केयर को। सही है। विच कॉम्बिनेशन करेक्टली आइडेंटिफाइज द रीजन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दी हेल्थ केयर मार्केट। भाई, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्यों होगी हेल्थ केयर मार्केट में? हेल्थ केयर कौन सा गुड है? मेरिट डीमेरिट? मेरिट। बताओ, हेल्थ केयर मेरिट गुड्स में क्या होती है? ओवर कंजम्पशन, अंडर कंजम्पशन? अंडर। तो इसका मतलब है आंसर सी है या डी है? ए बी कट गया भाई, ए और बी कट गया। हेल्थ केयर प्रोडक्शन इन अ फ्री मार्केट, ओवर प्रोड्यूस है अंडर प्रोड्यूस? अंडर प्रोड्यूस। आंसर मिल चुका है भाई, आंसर मिल चुका है, आंसर मिल चुका है। आंसर क्या है? सी है। और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है तभी तो मार्केट फेलियर होता है, लोगों को फायदा ही नहीं पता। तो 14 का आंसर क्या है भाई? सी है, ठीक है। 14 का आंसर क्या है भाई? 14 का आंसर सी है, ऐसा ही है भाई। 14 का आंसर सी है। चले भाई, 15 वाला बहुत इजी है। द टेबल शोज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अ कंट्री। ये 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 100, 104, 102, 105, 108, 111। बेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका। याद है भाई आपको? सीपीआई इज अ वे टू मेजर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अ कंट्री। तो इसका मतलब है ये इसने क्या दिया हुआ है? इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है, यही दिया हुआ है भाई दोस्त। सर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ वे टू मेजर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये सीपीआई किसको मेजर करता है? इन्फ्लेशन रेट को। तो इसका मतलब है ये इसने क्या दिया हुआ है? महंगाई का रेट दिया हुआ है, ऐसा ही है भाई। 2008 में 100 है, फिर 104 है, फिर 102 है, फिर 105 है, फिर 108 है, फिर 111 है। तो अगर आप चेक करो तो ये क्या है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन। और फिर ये क्या है? डिसइन्फ्लेशन। बेहतरीन। फिर ये क्या है? इन्फ्लेशन। बेहतरीन। फिर ये क्या है? और उसके बाद क्या है? इन्फ्लेशन। अब ढूंढ के दे दो, तुम्हारी जिंदगी मैंने आसान कर दी है। विच स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड 2008 8 to 13
इज करेक्ट। ये ओवरऑल पूछ रहा है, ओवरऑल पूछ रहा है। तो भाई 100 था, 111 हो गया। 100 था, 111 हो गया। 100 था, 111 हो गया। ऐसा ही है भाई। बताओ भाई क्या हुआ है। भाई प्राइस हर साल बढ़ी है। प्राइस इंक्रीज ईच ईयर, चेक करते हैं। प्राइसेस इंक्रीज ईच ईयर। हाँ प्राइस तो हर साल बढ़ी है, लेकिन रेट ऊपर नीचे हुआ है, ये बात सही है। चेक करते हैं। प्राइस इंक्रीज्ड फास्टेस्ट इन 2011। बेटा फास्टेस्ट 2011 नहीं था, फास्टेस्ट था 2013। क्या था भाई फास्टेस्ट? 13 था ना भाई। तो एक तो गलत कर दूं, बी गलत हो गया। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन वॉज 2% इन 2010। ये भी गलत है भाई, चेक करते हैं। 2010 के अंदर इन्फ्लेशन रेट कितना था? ये कह रहा है 2%। 2010 के अंदर इन्फ्लेशन रेट कितना था? 2%। क्या कह रहा है, ये सही कह रहा है गलत कह रहा है? 2010 के अंदर इन्फ्लेशन रेट 2% था या नहीं था? नहीं। क्यों? अगर आप 2009 को 2010 से कंपेयर करो तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है गिरा है? तो ये कैसे कह रहा है कि ये सही है? ये भी गलत है। द स्मॉलेस्ट राइज इन प्राइस वॉज इन 2013। ये क्या बोले? सबसे छोटा जो प्राइस का इंक्रीज था ना, वो 2013 के अंदर था। तो हमें अब ये चेक करना पड़ेगा किसके अंदर था भाई? 2013 के अंदर। अब आओ चेक करते हैं हम लोग। अब आप है ना, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 करो, तो आपको पता चल जाएगा कौन से साल में कितना छोटा चेंज था। जैसे आप 104 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 करोगे, तो मैं आपको एक एक करके लिख देता हूँ इधर। इन दोनों के दरमियान था 4%, ठीक है। फिर 102 माइनस 104 डिवाइड बाय 104 इंटू 100, इसमें था, इन दोनों के दरमियान था -1.92%, ठीक है। अब हमें चेंज निकालना पड़ेगा। सही है। फिर 105 माइनस 102 डिवाइड बाय 102 इंटू 100, न्यू माइनस ओल्ड कर रहा हूँ। इसके बाद था अगले दो में 2.9%, ठीक है। इसके बाद था न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, ठीक है। 108 माइनस 105 डिवाइड बाय 105 इंटू 100। उसके बाद था 2.8%, ठीक है। सही है। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है 111 माइनस 108 डिवाइड बाय 108 इंटू 100। इसके बाद था 2.7। हाँ भाई अब बताओ। सबसे छोटा प्राइस का राइस पूछ रहा है, तो इस वाले ऑप्शन को तो काट दो। सबसे छोटा प्राइस का राइस किसमें था? 2013 के अंदर। ये इसका सही आंसर था, ठीक है। ये इसका सही आंसर था। अगर डी वाला ऑप्शन नहीं होता तो आंसर सीधा सीधा क्या था? ए। लेकिन डी वाला ऑप्शन हमें चेक करना पड़ा। तो हमने कैसे चेक करा, ये आपने देख लिया। न्यू माइनस ओल्ड करके मैंने सारे सालों का निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया एग्जामिनर रिपोर्ट से देख के कि ये बच्चों ने एमसीक्यू क्यों गलत करा था, ठीक है। तो 15 हो गया, सही है। ओके। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज प्राइस लेवल टू राइज? सवाल कह रहा है कि क्या चीज प्राइस को बढ़ाएगी। तो यार ये तो अब फौरन फौरन होना चाहिए। सब्सिडी से प्राइस बढ़ती नहीं है, सब्सिडी से प्राइस कम होती है। ऐसा ही है भाई, सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ेगी, सरप्लस होगा, प्राइस कम होगी। इनकम टैक्स, बेटा इनकम टैक्स वो टैक्स है जो इनकम पे लगता है, इससे डिमांड के ऊपर इफेक्ट आता है। ऐसा ही है भाई। अगर इनकम टैक्स बढ़ता है, अगर इनकम टैक्स बढ़ता है, आओ करके देखते हैं, इधर आ जाओ। अगर इनकम टैक्स बढ़ता है तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? बढ़ेगी कम होगी? कम होगी यार, बोलो तो सही। परचेजिंग पावर कम होगी, जिससे कंजम्पशन, एग्रीगेटेड डिमांड, जिसकी वजह से सरप्लस होगा, शॉर्टेज, सरप्लस, और सरप्लस होगा तो प्राइस कम हो जाएगी। तो ये भी गलत है भाई, सी भी गलत है। रॉ मटेरियल प्राइस, भाई अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी तो इससे प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी है मतलब ये कौन सी कॉस्ट की बात कर रहा है? मेन्यू कॉस्ट। याद आ गया भाई? सही है। अच्छा आप मुझे बताओ, ए वाला क्यों नहीं हो सकता? बेटा अगर लेबर की सप्लाई, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे क्या बढ़ जाएगी? सप्लाई डिमांड। हाँ तक की क्या बढ़ेगी? सप्लाई। सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? सरप्लस। सरप्लस होगा तो प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सारे के सारे ऑप्शन गलत है, आंसर इज बी, यू आर राइट। ओके। 17। अब हम लोग चलते हैं 17 की तरफ, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं 17 की तरफ, इधर सुनो। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अ कंट्रीज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ना दो चीजें होती हैं, अगर आपको याद हो तो। एक होता है इंजेक्शन, और एक क्या होता है? विड्रॉल। तो मुझे एक बात बता, इंजेक्शन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया कि इंजेक्शन इकोनॉमी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसा ही है भाई। तो अगर इंजेक्शन बढ़ेगा तो सर्कुलर फ्लो भी बढ़ेगा, और अगर विड्रॉल बढ़ेगा तो सर्कुलर फ्लो। तो अब हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जिससे सर्कुलर फ्लो बढ़े। तो पहले मुझे एक बात बता, मैंने तुम्हें पढ़ा है कि जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो इकोनॉमी में इंजेक्शन होते हैं। कितने एक्सपेंडिचर है भाई? सी, आई, जी और एक्स, ये सारे बढ़ेंगे तो एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मतलब इकोनॉमी में इंजेक्शन बढ़ेंगे, मतलब सर्कुलर फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। और विड्रॉल्स क्या क्या होते हैं? जो आप कंजम्पशन करते हो, आपकी जेब से पैसा जाता है, याद आया शर्जील? कंजम्पशन की फॉर्म में पैसा जा रहा होता है, आप बैंक में सेव करते हो, गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, और इंपोर्ट कर रहे हो। तो अगर ये चीजें, इनमें से कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो इससे विड्रॉल बढ़ेगा, इससे सर्कुलर फ्लो क्या होगा? कम होगा। तो अब हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जिससे सर्कुलर फ्लो बढ़े। बजट डेफिसिट इंक्रीजेस। बेटा आपको याद है बजट दो चीजों का डिफरेंस होता था, टैक्स रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, याद आया भाई? तो ये क्या कह रहा है, बजट डेफिसिट बढ़ रहा है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टैक्स रेवेन्यू कम है। तो मुझे एक बात बता, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है? बढ़ रहा है भाई। और टैक्स रेवेन्यू कम है, टैक्स रेवेन्यू कम है मतलब टैक्स कम चार्ज हो रहा होगा, तभी टैक्स रेवेन्यू कम है ना भाई। तो जब टैक्स कम होगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ जाएगा इकोनॉमी के अंदर। इसका आंसर ए है। बाकी मैं आपको डिस्कस भी कर देता हूं कि बाकी क्यों गलत है, ठीक है? अगर इंपोर्ट बढ़ेंगे, अगर इस इंपोर्ट बढ़ते हैं तो इससे विड्रॉल्स बढ़ेंगे, और इससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सेवर सेव ज्यादा करेगा, शर्जील कम करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेवर सेव ज्यादा करेगा। तो जब वो सेव ज्यादा करेगा तो उसकी इनकम कम होगी, विड्रॉल्स बढ़ेंगे कम होंगे, बढ़ जाएंगे, तो इससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए सी भी गलत है। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो एक्सपोर्टेड गुड महंगा होगा सस्ता? बोल भाई। और इम्पोर्टेड गुड क्या होगा? तो इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे कम होंगे? बोलो भाई, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, रुपी बढ़ जाए, तो गोरे को अब हमारा माल क्या लगेगा? महंगा। तो इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, तो जब इंपोर्ट बढ़ेंगे तो विड्रॉल्स क्या हो जाएंगे? विड्रॉल्स बढ़ जाएंगे, तो इससे भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा। तो इसलिए 17 का आंसर ये है, ठीक है? क्लियर है भाई? सारे ऑप्शन डिस्कस कर दिए। अच्छा, अब आप मुझे करके दो 18 और 19। 19 वाला तो एक सेकंड में होना चाहिए, 18 वाले में शायद आपको टाइम लग जाए। A country with a constant population experiences a 5% increase in nominal GDP during a year. ये कह रहा है एक कंट्री है विद अ कांस्टेंट पॉपुलेशन एक्सपीरियंसेस अ 5% इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ड्यूरिंग द ईयर। इन विच सिचुएशन विल एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड्स मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर? ये कह रहा है एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन कांस्टेंट है और 5% उसका जीडीपी बढ़ रहा है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है। नॉमिनल जीडीपी वो है जिसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट हुआ हुआ होता, नहीं हुआ हुआ होता, नहीं हुआ हुआ होता, ठीक है? इन विच सिचुएशन विल एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड्स बी मोस्ट लाइकली टू हैव इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर? बताओ भाई, लिविंग स्टैंडर्ड कब बढ़ेगा? लिविंग स्टैंड जब जीडीपी बढ़ रहा हो, और लिविंग स्टैंडर्ड कब बढ़ेगा, ये सवाल ये कह रहा है। एक एक करके चेक करते हैं। इफ गवर्नमेंट टेक्स एक्शन टू इंश्योर देयर इज नो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द ईयर इज 3%, भाई यही आंसर है, पूछो क्यों? मुझे एक बात बताओ, रियल जीडीपी का क्या फॉर्मूला होगा? रियल चीज वो चीज होती है जिसमें से क्या एडजस्ट हो जाती है। तो भाई नॉमिनल जीडीपी में से अगर मैं इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? रियल जीडीपी। तो बताओ महंगाई का रेट कितना है? 3%। और नॉमिनल जीडीपी कितना है? 5%। तो इन अदर वर्ड्स रियल जीडीपी बढ़ा है कम हुआ है? बढ़ा है ना, तो इसका मतलब है लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं। क्योंकि भाई लिविंग स्टैंडर्ड का ताल्लुक अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़ी है। लिविंग स्टैंडर्ड का जो ताल्लुक है जब आपके पास क्वालिटी लाइफ हो, जब आपके पास क्वालिटी आउटपुट हो, जब आप ज्यादा चीजें अफोर्ड कर सको। सही है?
नहीं तो ये तो कह रहा है कि गवर्नमेंट टेक्स एक्शन टू इंश्योर देयर इज नो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट बढ़ने ना दे। तो इसका लिविंग स्टैंडर्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरा अगर मैं काम करूँ दूसरा अनएम्प्लॉयड, इससे मैं क्या करूँ? सही है ना? इफ देयर इज नो इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, नो इंक्रीज, कह रहा है रियल इनकम बढ़नी ही नहीं चाहिए, ये तो गलत कह रहा है ना यार। तो लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाएंगे। इफ देयर इज नो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब अमीर अमीर होता रहे और गरीब गरीब होता रहे, तो भाई सी डी तो गलत ही था। आंसर बच गया ए और बी, आंसर बी है आपका, ठीक है। 19 वाला बहुत आसान है, इस पे मैं 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। विच कॉम्बिनेशन करेक्टली आइडेंटिफाइज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट एन एक्यूरेटली लेबल ग्राफ ऑन अ नॉर्मल शॉर्ट रन एग्रीगेटेड सप्लाई कर्व। ये बोल रहा है एग्रीगेटेड सप्लाई कर्व ड्रॉ कर रहा हूं मैं। और एक्स एक्सेस पे क्या आएगा भाई? मैक्रो की लेबलिंग क्या है? ऊपर आता है प्राइस और नीचे आता है रियल। तो बताओ भाई कौन सी एक्सेस पे प्राइस लेवल आएगा? ये वाली कौन सी एक्सेस होती है? एक्स वाई। ये वाली वाई होती है, तो वाई पर आएगा प्राइस लेवल। और नीचे क्या आ जाएगा? रियल इनकम। ऐसा ही है भाई। तो आपका आंसर क्या होगा 19 का? बी। चेक कर ले भाई, बाकी यही है। ठीक है भाई। इसमें तो कुछ नहीं था वैसे, मैं वाई एक्स में कंफ्यूज था इसलिए मैंने इसको बोला चेक कर ले भाई। मैथ्स कमजोर है ना मेरी। 20 वाला अगेन बहुत ईजी है। अ गवर्नमेंट मेक्स टू चेंजेस टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे दो चेंजेस हैं। द इंडिविजुअल टैक्स फ्री इनकम अलाउंस इज इंक्रीज्ड। मतलब मिसाल है कि भाई पहले है ना, गवर्नमेंट ने बोला था कि 1 लाख के अंदर अंदर जो कमाएगा उसके ऊपर कोई टैक्स, 1 लाख के ऊपर जो कमाएगा उसके ऊपर टैक्स है। तो अब गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स फ्री अलाउंस को बढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट ने बोला 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। द मार्जिनल रेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिक्रीज्ड। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या है? याद रख लो भाई, आज मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो ये कह रहा है एडिशनल टैक्स डिक्रीज कर दिया। तो जब मेरी एडिशनल इनकम बढ़ेगी तो एडिशनल टैक्स ये कम करने का कह रहा है। क्या करने का कह रहा है? कम करने का कह रहा है। यही कह रहा है भाई कि अगर एडिशनल इनकम बढ़ती है तो एडिशनल टैक्स कम हो रहा है। अब ढूंढते हैं क्या होगा। हाउ विल दीज चेंजेस अफेक्ट एडी एंड एएस इन एन इकोनॉमी? बताओ भाई। बेटा अगर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब इनकम टैक्स क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो इससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर, जिससे कंजम्पशन और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा ही है भाई। अच्छा ये कह रहा है कि एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही है, तो एग्रीगेटेड सप्लाई भी क्या हो रही होगी? एग्रीगेटेड सप्लाई भी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी ना भाई। डायग्राम बना के चेक कर लो, ये लो चेक करो। ये देखो इधर, ये एडी, ये एएस, ये इक्विलिब्रियम, ये प्राइस, ये इनकम। बेटा एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही है तो आप देखो प्राइस भी बढ़ रही है और आपकी रियल इनकम भी बढ़ रही है। देखो आप इधर एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही है और आप चेक कर लो इधर आपकी जो एग्रीगेटेड सप्लाई है वो भी आप नीचे देख लो, रियल आउटपुट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ी है, मतलब एग्रीगेटेड सप्लाई भी बढ़ रही है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका आंसर सी होगा। हाँ भाई, इसका आंसर सी है, बी है? चेक करो। कौन सा है ये? नहीं नहीं, एमसीक्यू कौन सा? 20 का आंसर सी है, ठीक है। एएस तो मुझे एक बात बताओ, इसने इनकम टैक्स कम कर दिया, ठीक है। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, लोगों ने कंजम्पशन बढ़ाई, एडी बढ़ेगी। जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर को क्या मिलता है? सिग्नल। वो प्रोडक्शन को क्या करेगा? तो प्रोडक्शन बढ़ी है मतलब सप्लाई बढ़ गई ना भाई। प्रोडक्शन बढ़ी है मतलब सप्लाई बढ़ गई, मैंने डायग्राम में आपको शो भी कर दिया। देख लो भाई आउटपुट बढ़ रहा है। सही है भाई। अनचेंज तो है ही नहीं ना, अनचेंज तो है ही नहीं ना, तुम डायग्राम बना के चेक कर लो। ठीक है। यार कसम से ये इतने आसान दो क्वेश्चन है, ये 1 सेकंड में होने चाहिए। विच सप्लाई साइड पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस अ गवर्नमेंट्स बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट को कम करना है। बजट डेफिसिट को क्या करना है? कम करना है। तो पहले देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर से बजट डेफिसिट में चला जाता है। अगर टैक्स रेट को कम कर दें, अगर टैक्स रेट को कम कर दें तो टैक्स रेवेन्यू कम होगा, तो बजट किस में चला गया? डेफिसिट में। तो ये रिड्यूस थोड़ी हुआ। इससे तो आपका, जब टैक्स रेवेन्यू कम होगा तो इससे आपका बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो ये तो गलत है। कटिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम होंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कम होगा? बोल भाई, गलत ही बोल दिया करो। क्यों भाई? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कट कर रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा।
बजट डेफिसिट भी रिड्यूस हो जाएगा ना भाई, फारिग लोगों को अब पैसे देना कट कर रहा है, आधे कर दिए भाई, 10 दे रहा था तो 5,000 दे रहा है, तो ये आंसर है। आगे चेक करते हैं। रेजिंग स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बेटा एजुकेशन और ट्रेनिंग पे खर्चा करूंगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो बजट किस में चला जाएगा, डेफिसिट के अंदर। रेजिंग टैक्स फ्री इनकम अलाउंस, बेटा रेजिंग टैक्स फ्री का मतलब है कोई टैक्स नहीं है, तो कैसे बजट डेफिसिट रिड्यूस होगा, तो ये भी गलत है। ठीक है ना भाई, ओके, सेट है। अच्छा आप देखो ये वाला सवाल फौरन होना चाहिए, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी वुड सर्टेनली बी एक्सपेंशनरी, बेटा एक्सपेंशनरी का टारगेट क्या होता है, एडी को बढ़ाना, तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ानी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो इंक्रीज होगी, ये बात मानते हो। टैक्स को कम करना पड़ेगा तो डिक्रीज डिक्रीज होगा, तो पहले बी और डी को गलत कर दो। आंसर बच गया ए और सी, ए भी गलत हो गया क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज नहीं हो सकती, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप मनी सप्लाई को बढ़ा दोगे ताकि इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, एडी बढ़ेगी, समझ गया भाई। तो इसलिए 22 का आंसर सी है। 23, 23 इज अ गुड एमसीक्यू, यू नीड टू डू इट बाय योरसेल्फ। 23, द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री रेजेस इंटरेस्ट रेट टू रिड्यूस द जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है ताकि प्राइस लेवल कम हो जाए। सही कह रहा है भाई, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेवर क्या करेगा, सेव, जिससे स्पेंड, जिससे कंजम्पशन, एग्रीगेटेड डिमांड, जिससे सरप्लस होगा, और प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे बताओ, एक बात बताओ, व्हाट इज लाइक, व्हेन इज दिस पॉलिसी लाइकली टू हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट। भाई इसका बिगेस्ट इम्पैक्ट कब होगा, जब बिलो द पीपीसी हो या ऑन द पीपीसी हो। इस इसका इम्पैक्ट कब सबसे ज्यादा होगा, जब बिलो द पीपीसी या ऑन द पीपीसी। भाई ये कह रहा है इसका इम्पैक्ट कब सबसे ज्यादा होगा, जब आप ए बी पर हो या आप सी पर हो। क्यों, ए बी पे होगा तो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा, सी पे सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि सी पे तो तू वैसे ही ओरिजिन के पास है और पीछे चला जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन कम हो रही है, एडी कम हो रही है, मतलब एक्चुअल कम हो रहा है। तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कब होगा, जब ऑन दी पीपीसी हो गए, तो आंसर सी या डी होगा। अब बता दो भाई आंसर सी या डी में से कौन सा है, इतनी तो मैंने मदद कर दी आपकी। बेटा रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एडी टू इंटरेस्ट चेंज क्या है, हाई है लो है, हाई है लो है भाई, हाई है ना भाई, इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो चेंज है वो हाई होगा। इंटरेस्ट रेट देख के वो फौरन से अपने कंजम्पशन और स्पेंडिंग और सेविंग पैट सेविंग डिसीजंस को चेंज कर रहा है, तो आंसर सी है। ठीक है, ओके। अच्छा जी 24, द टेबल शोज ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज फॉर एन इकोनॉमी बिटवीन 2019 एंड 2021। भाई -1,000, -3,000, -4,000, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज का मिलियंस में दिया हुआ है इसने। व्हाट इज लाइकली टू हैव कॉज द चेंज, पहले ये बता दो सरप्लस है डेफिसिट है, डेफिसिट है, क्या है भाई, बीओटी डेफिसिट के अंदर है, ऐसा ही है भाई, और बीओपी भी किस में होगा, डेफिसिट नहीं होता, नेगेटिव होता है। अब ढूंढते हैं, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट, यार अगर डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये हो सकता है, नहीं, आओ चेक करते हैं। इंक्रीजिंग डोमेस्टिक रेट ऑफ इनकम टैक्स, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग इम्पोर्ट टैरिफ। अच्छा मुझे एक बात बता, अब आओ चेक करते हैं गलत क्या क्या है, पहले एक बात बता दो, अनएम्प्लॉयमेंट का इनकम टैक्स का तो कोई ताल्लुक नहीं है इससे, क्योंकि अभी बात हो रही है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो आंसर सी या डी बचता है, ये बात तो क्लियर है। अगर इम्पोर्ट का टैरिफ बढ़ता है तो इम्पोर्टेड गुड महंगा होगा, इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, आउटफ्लोस कम होंगे, तो इससे तो बीओटी किस में जाएगा, सरप्लस डेफिसिट। हाँ भाई, सरप्लस, तो डी तो नहीं हो सकता, आंसर सी बचा है, चेक करना है तो कर लो। कह रहा है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डोमेस्टिक का मतलब अपने मुल्क में महंगाई का रेट बढ़ रहा है, तो जब महंगाई का रेट बढ़ेगा तो हमें बाहर वाले को एक्सपोर्टेड गुड क्या लगेगा, बेटा अगर हमारे मुल्क में महंगाई का रेट बढ़ता है तो बाहर वाले को हमारा एक्सपोर्टेड गुड महंगा लगेगा और हमें बाहर वाले का इंपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, तो हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, इसलिए हमारा बीओटी डेफिसिट में और बीओपी नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। 25 कसम से बहुत आसान है, आना चाहिए। अ गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस ट्रेनिंग टू इम्प्रूव स्किल ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है ट्रेनिंग को ताकि वर्कर की स्किल्स बढ़े इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी में।
व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इफेक्ट ऑन द करंट अकाउंट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? बेटा, सब्सिडाइज कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है, इससे क्या बढ़ेगा? एक्सपोर्ट बढ़ेंगे क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ भाई? एक्सपोर्ट फॉल तो नहीं हो सकते, इंपोर्ट फॉल भी नहीं हो सकते, इंपोर्ट राइज भी नहीं हो सकते, एक्सपोर्ट्स ही बढ़ेंगे इससे। ऐसा ही है भाई, क्योंकि जब गवर्नमेंट ट्रेनिंग देगी, वर्कर की स्किल्स बढ़ेगी, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही है ना भाई? चले 26। बेटा 26 और 26 कर दें आप, 27 भी इजी है। 26 कर दें, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यूजिंग ऑल देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, कंट्री एक्स कैन प्रोड्यूस 6 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट और 2 मिलियन टन्स ऑफ स्टील। क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई? ये कौन सी कंट्री है? एक्स। एक्स क्या बना रही है भाई? 6 में, अच्छा देखो क्या बना रही है, वीट इज टू क्या बना रही है दोस्त? वीट इज टू स्टील। ऐसा ही है भाई। कितने बना रही है? 6 ट्रिलियन, 6 मिलियन क्या बना रही है? वीट। और कितने ट्रिलियन बना रही है स्टील के? 2 मिलियन स्टील बना रही है। ऐसा ही है भाई। अब वाई का चेक करते हैं। While country Y can produce 4 million tons of wheat and 1 million tons of steel, कंट्री वाई क्या बना रही है? कंट्री वाई भी चेक कर लेते हैं। कंट्री वाई क्या कह रही है? कंट्री वाई कह रही है कि वो बना रही है कितने मिलियन वीट के? 4 मिलियन वीट के। और स्टील का कितना मिलियन? 1 मिलियन। तो पहले अपन रेशियो निकाल लें। ये कौन सा सवाल है? एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव है? कंपैरेटिव है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट तो क्वांटिटी में होता था, कंपैरेटिव के लिए अपन ये रेशियो निकालते थे। रेशियो का नाम क्या है? लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो। तो इसको अगर अपन निकाल लें, तो 1 वीट इज टू क्या हो जाएगा? 1 वीट इज टू 2/6। करो भाई, कितना आ रहा है? 1 वीट इज टू क्या आ रहा है बताओ भाई? जल्दी जल्दी कर दो यार, बहुत टाइम जाया कर रहे हो, कसम से बहुत टाइम जाया कर रहे हो। कितना आ जाएगा भाई? बेटा पॉइंट्स में बता दे। 0.3 है, और बराबर वाले का? भाई चेक करके बता, ऐसे जुगाड़ी काम नहीं कर। 1/4 कितना है? 0.25, यही है भाई? यही है भाई, चेक कर ले एक बार। 0.3, 0.25। इसको पढ़ना आता है या फिर याद दिला दूं? अगर कंट्री एक्स एक वीट बनाने जाता है, 1 मिलियन वीट, तो कितने फॉरगो करेगा? 0.3 मिलियन ऑफ स्टील। और अगर कंट्री वाई एक वीट बनाने जाता है, 1 मिलियन वीट बनाने जाता है, तो कितने स्टील फॉरगो करेगा? 0.25। कौन कम फॉरगो कर रहा है? वाई। तो इसका मतलब है वाई के पास कंपेरेटिव एडवांटेज है वीट की प्रोडक्शन में, क्योंकि वो स्टील को कम जाया कर रहा है। तो अब आप बताओ, किसको क्या करना चाहिए? हाँ भाई, 26। कल थी, कल मैं क्लास लेने आया था। ए होगा, बिल्कुल ए होगा। कंट्री एक्स शुड प्रोड्यूस ओनली स्टील। ठीक है, बेहतरीन है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब इसके पास वीट में फायदा है तो उसके पास स्टील में होगा। ठीक है, जब वाई के पास वीट में फायदा है तो एक्स के पास किस में होगा? स्टील में होगा। ठीक है ना, सिंपल सिंपल। ठीक है, वरना अगर आपको चेक भी करना है तो अभी इतना टाइम तो नहीं है कि मैं चेक कर रहा हूँ, आप इसको उल्टा करके सॉल्व कर लेना, S/W करके। ठीक है, समझ गए? कंट्री एक्स एंड वाई आर ट्रेड पार्टनर्स। कंट्री एक्स एंड वाई आर ट्रेड पार्टनर्स।
यार एक सेकंड ये करके दो जल्दी से। ओके, कंट्री एक्स एंड वाई आर ट्रेड पार्टनर्स, ठीक है। An increase in which economic indicator in country Y is most likely to cause a fall in exchange rate of country X? ये कह रहा है ऐसा कौन सा an increase in which economic indicator in country Y is most likely to cause a fall in exchange rate of country X? ये बोल रहा है ऐसा Y के कौन से इंडिकेटर की वजह से X का एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, मुझे बताओ। ऐसा कौन सा Y का इंडिकेटर है? इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इन्फ्लेशन रेट नहीं, मनी सप्लाई नहीं, किससे होगा? ट्रेड बैरियर, ऐसा ही है भाई। ट्रेड बैरियर से होगा। ठीक हो गया भाई। अच्छा, विच ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट? बेटा करंट अकाउंट के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, याद है किसी को? चार। कौन कौन से? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम और नेट ट्रांसफर। आओ देखते हैं कौन सा नहीं है। एड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, ये कौन सा कंपोनेंट होता है? नेट, नेट ट्रांसफर्स, ये कौन सा होता है? नेट ट्रांसफर, तो ये तो रिकॉर्ड होगा, तो ए तो गलत है। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्या है भाई? ट्रेड इन गुड्स है, ये भी रिकॉर्ड होगा। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनी, ये क्या है भाई? ये क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनी, बताओ भाई, ये क्या है? नेट इनकम है। नेट इनकम तीन फॉर्म में होती है, वेजेस, इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो नहीं है भाई। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनी, है नहीं है भाई। ये रिकॉर्ड कहाँ होता है? करंट अकाउंट में। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एन ओवरसीज इन्वेस्टर, ये क्या है? नेट इनकम, ऐसा ही है भाई। ये कौन सा नया कंपोनेंट आ गया? तो आंसर क्या है 28 का? सी, ठीक है। चलो 29। A government decides to place a tariff on import of raw material. A government decides to place a tariff on import of raw material. बताओ भाई, गवर्नमेंट टैरिफ लगाना चाह रही है। गवर्नमेंट टैरिफ लगाना चाह रही है, ऐसा ही है। गवर्नमेंट टैरिफ लगाना चाह रही है। Which statement about the impact of tariff is correct? It will increase cost of production for domestic firms. नहीं, टैरिफ किसके ऊपर लगाया जाता है? टैरिफ किसके ऊपर लगाया जाता है भाई? बाहर वाले के ऊपर, तो इससे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी? उनकी बढ़ेगी ना भाई, उनके ऊपर टैरिफ मारा है अपन ने। इट विल इंक्रीज कंज्यूमर सरप्लस फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर, ये क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर का कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। अच्छा अब सुनना है इधर, सुनना अब इधर, हाँ भाई पूरी बात। इट विल रिड्यूस गवर्नमेंट रेवेन्यू, भाई टैरिफ से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है। अभी चेक करो, हाँ। देयर विल बी अ फॉल इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड अ राइज इन द डिमांड। ये बोल रहा है कि इंपोर्ट की प्राइस कम होगी और डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आंसर डी गलत है, आंसर सी गलत है, आंसर बी, बी गलत है, आंसर ए सही है, ठीक है। इट विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक फर्म्स, भाई जब इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगेगा, रॉ मटेरियल अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर टैरिफ लग जाए, और अगर मेरी डिमांड इन इलास्टिक है, मुझे इंपोर्ट करना पड़ गया, तो इससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। शुरू में देखो मैंने पढ़ते साथ ही इसको तो गलत कर दिया था, लेकिन जब मैंने बाकी ऑप्शन पढ़े तो बाकी तो इससे ज्यादा ही गलत थे, बाकी तो सीधे सीधे गलत थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो मैंने पता करा कि यार अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। लास्ट, इन विच सिचुएशन विल अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव? बेटा टीओटी कब इंप्रूव होता है, मुझे बताओ। टीओटी फेवरेबल कब होता है? जब एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ रही हो और इंपोर्ट की प्राइस कम हो रही हो, ढूंढ के तो भाई। सर टीओटी इंप्रूव कब होता है? जब एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ रही हो, इंपोर्ट की प्राइस कम हो रही हो, बताओ भाई। टीओटी कब इंप्रूव होगा? इट्स इंपोर्ट राइज इन वैल्यू लेस देन इट्स एक्सपोर्ट। अच्छा, ये वैल्यू की बात कर रहा है, वैल्यू का मतलब एक्सपोर्ट रेवेन्यू, इंपोर्ट
एक्सपेंडिचर तो वैल्यू तो होता ही नहीं है ना, टीओटी तो किस पे मेजर करता है, प्राइस में। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्वांटिटी। तो ना क्वांटिटी होता है ना प्राइस ना वॉल्यूम होता है। तो ए भी तो गलत है भाई। द प्राइस ऑफ इट्स इम्पोर्ट राइज बाय लेस देन द प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, यस योर आंसर इज सी। ठीक है, डी भी नहीं हो सकता। सही है, अब आप मुझे बताओ, आपको समझ आया कि यार ये सॉल्व कैसे करना है एमसीक्यू। देखो आपको एटलीस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस 600 to 800 एमसीक्यूज टू गेट टू दैट ए ग्रेड। ठीक है ना, आपको 600 to 800 एमसीक्यूज एटलीस्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको इतनी सारी वीडियोस भी भेजी गई है, आप प्लीज मेक श्योर करें कि आप ये एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो। ठीक है।